अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमों के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। क्या इस फैसले से बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती है? जब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा हुई है तो हुकूमत का रवैया तज़हीक आमेज़ क्यों है? ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। शाम में बशारुल असद की शिकस्त से ईरान अब किन मुश्किलात का शिकार है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा उन ऑप्शंस का तहरीक इंसाफ को पेश की गई है। इस्लामाबाद की फजाओं में एक बार फिर हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। कौमी हुकूमत माइनस बानी तहरीक इंसाफ और पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल खबरों की बाज़गश्त है। ये अफवाहें हैं, हकीकत है या फिर मामला कुछ संजीदा? अगर चंद अहम नुकात का मिलाया जाए तो अफवाहों में कहीं न कहीं खदशात भी सर उठा रहे हैं। मुक़्तदर हल्कों के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वावडा का अचानक मुतहरिक होना और शेख रशीद और फवाद चौधरी की बानी तहरीक इंसाफ से 1.5 साल बाद होने वाली गैर मामूली मुलाकातें, सब अगर अच्छा है तो ये अचानक क्यों है? मुलाकातों और अफवाहों के दौरान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए भी राजी हो जाती। 5 रुकनी कमेटी में 7 मेंबरान शामिल कर लिए जाते। इसी दौरान जुमेरात को सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने खबर दी है कि फैसला साजों ने तहरीक इंसाफ को 2 ऑप्शन दिए हैं। तहरीक इंसाफ के कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कैदियों की मरहला वार रिहाई होगी, तहम बानी तहरीक इंसाफ को फौरी रिहा नहीं किया जाएगा। साथ ही इनके मिलिट्री ट्रायल में कुछ ताखीर करने का ऑप्शन दिया गया। मोहम्मद मालिक के मुताबिक तहरीक इंसाफ को एक और ऑप्शन भी दिया गया है, मुस्लिम लीग नून की बजाय पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाए। तहरीक इंसाफ को कुछ मरात दी जाए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मुतफ़िका तकर्रुर किया जाए। तहरीक इंसाफ को रिलीफ और मरात देने के तासुर को सेनेटर फैसल वावडा और अलीमा खान मजीद तक़वियत भी देते। खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। जब पेशावर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद में हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं? क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के जरिए इक़्तिदार की ख़्वाह है? कौमी हुकूमत का क़याम या पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहाद नई सरकार बनेगी? क्या शहर इक़्तिदार में हवाओं का रुख बदल रहा है? वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं, साथ ही हुकूमत हटाने के नुकसानात से मुतनब्बे भी कर रहे हैं। हुकूमत के दावे और खदशात अपनी जगह, लेकिन फरवरी में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए नून लीग से कबल तहरीक इंसाफ से राब्ता किया। पीटीआई के इनकार के बाद ही मुस्लिम लीग नून का साथ दिया गया। अब भी पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो को बतौर वजीर आजम बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि उन्हीं के नाम को लेकर बयानिया भी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी तमाम तर मामले पर हमारे साथ हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब, जिनसे 3 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर। पहला तो है मिलिट्री कोर्ट, क्योंकि अभी उस पर हमने बात करना शुरू नहीं की। नाज़रीन को बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मिलिट्री कोर्ट में जो के हवाले से जो फैसला आया उस पर हम बात करेंगे। मुज़ाकरात की बात होगी। आपकी जमात मुज़ाकरात के लिए पहले राजी थी, अब हुकूमत इसमें जो है वो लैतो लाल से काम ले रही है, या फिर यूं कह लें कि तज़हीक अमेज़ रवैया अपनाया हुआ है। और तीसरा है ऑप्शंस, यानी आपको ऑप्शंस दिए गए। अच्छा, हम इस पर आते हैं और ये मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी मैंने भी कोट भी की है। इस फैसले के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के हवाले से पार्टी में क्या कोई फैसला हुआ है? आपकी लीगल टीम किस तरह देख रही है सर इसको? थैंक यू अली, आपकी बेहतर होता है कि ये इस सवाल को डिस्कस करने के लिए आप हमारी लीगल टीम के किसी फर्द को बुलाते जी। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सवाल का जवाब भी दे सकता और इसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस भी कर सकता। अभी हमारी कोई इस सिलसिले में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं हुई है, जो कि लीगल कमेटी में ही होनी है। तो मोस्ट प्रॉबेबली आज रात को हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें शायद ये डिस्कस हो, लेकिन अभी तो ये केस
पेंडिंग है ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेंडिंग है, ये तो एक वक्ती तौर के ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने मुकदमे कर लिए हैं, जो इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो गई हैं, उनकी आप जजमेंट्स जो हैं वो भी अनाउंस कर दें। तो ये इसका मेरा नहीं ख्याल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स कंसर्निंग सर, वो मुकदमा इटसेल्फ है, उसके ऊपर कुछ पढ़ना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मुकदमा जो है उसका भी फैसला मेरा ख्याल अब जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में वो लगेगा। तो छुट्टियों के बाद तो मेरा ख्याल है कि कोशिश तो होनी चाहिए कि उसका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए, ताकि ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट काफी देर से फैला हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में, ये भी खत्म हो जाए। चले ठीक है, असल में कंसर्निंग बात ही यही थी, है ना। मैन आई से कंसर्निंग, नॉट कंसर्निंग फॉर मी ओनली बट आई एम श्योर फॉर योर पार्टी एज वेल सर, कि अभी ये फैसला इसकी जो नजरसानी है या इसके ऊपर जो अपीलें हैं वो मौजूद हैं, वो अभी चल रही हैं, वो केस चल रहा है, और फिर ये फैसला देना कि जो फैसले हो चुके हैं वो सुना दिए जाएं या फैसले दे दिए जाएं, तो इस पे कंसर्न्स शो हो रहे हैं। मैं डेफिनेटली किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछूंगा कि क्या ऐसा लीगली पॉसिबल है या इसके लूप होल्स इसमें कहीं रह तो नहीं गए। सर मुज़ाकरात, मेरी आज अली जफर साहब से बात हुई थी जी, वो उन्होंने कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियली तो ये मामला जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि हो गया है तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी तमाम जो सख्त है वो इस केस की जल्द हियरिंग के लिए और जस्ट डिस्पोजल के लिए उसके ऊपर हम सर्व करें, ताकि मामला जो है वो हल हो सके इस सिलसिले में। अच्छा सर, अब मैंने चूंकि बकिया दो टॉपिक्स हैं, एक है मुज़ाकरात और एक ऑप्शन। जरा ऑप्शंस पे आते हैं। ये खबर दी थी मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्तादों में से हमारे, वो कहते हैं फैसला साजों ने तहरीक इंसाफ को 2 ऑप्शंस दिए। तहरीक इंसाफ के कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कैदियों की मरहलावार रिहाई होगी, ताहम बानी तहरीक इंसाफ को फौरी रिहा नहीं किया जाएगा, और साथ ही उनके मिलिट्री ट्रायल में कुछ ताखीर करने का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ को एक और ऑप्शन भी दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून की बजाय पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाए। अब सर ये जो ऑप्शन है, और हम ये इसको कॉन्फ्लुएंस कैसे बनता है, हम ये देख रहे हैं कि वो एलिमेंट्स या वो पॉलिटिकल फिगर्स वो एक्टिव हो गई हैं अचानक से। फैसल वावडा ही इज एक्टिव, वो बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर हम देखते हैं शेख रशीद, यानी वो जो कि बहुत पहले साथ छोड़ गए थे, वो अचानक से मुलाकात करने खान साहब के पास पहुंच जाते हैं। फवाद चौधरी जो कि बहुत पहले साथ छोड़ गए थे, उनको मुलाकात करने दी जाती है। सर ये जो कॉन्फ्लुएंस बना है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है रऊफ साहब? मेरे इल्म में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको स्पेकुलेटिव कहता हूँ। बाकी ये लोग जो हैं ये सब अपना चूरन बेच रहे हैं भाई, ये सियासी तौर के ऊपर ये रेलेवेंट हो चुके हुए हैं। मैं उनको सियासी जनाजे कहता हूँ। जो भी खान साहब को छोड़ के गया, इलेक्शंस में देख लिया आपने उनका क्या हशर हुआ है। हमारी बड़ी स्टेट्स की एक पॉलिसी है, वो ये है कि जी अगर कोई ऑप्शन होगा तो हम उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे अवाम है, हमें हमारी सपोर्ट बेस है। और उनसे अगर डील को करनी होती, मैं आपसे सिर्फ इसको मैं एक डिफरेंट पैरामीटर में डिस्कस करता हूं कि अगर डील करनी होती अली साहब, तो 1.5 साल जेल में काटने की क्या जरूरत थी। डील करके तो हम पहले 10-15 दिन के अंदर भी खान साहब बाहर आ सकते थे। उसके बाद भी बसा औकात ऑफर की गई, लेकिन खान साहब ने डील जो एक्सेप्ट नहीं की, और हमेशा उनकी कंटेंशन ये रही है कि मैं किसी डील के तहत नहीं बाहर आऊंगा, मैं अदालतों से आज़ाद होकर बाहर आऊंगा। जब वो मुझे मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं उनसे आज़ाद करेंगे तो मैं उस वक्त उस सुर्ख रू होकर मैं बाहर आऊंगा, मैं डील करके नहीं आऊंगा। तो जहां तक मेरी एनालिसिस है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, तीनों चीजें जो हैं वो इस चीज की गमाजी करती हैं कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। बाकी डील्स आती रहती हैं, लोग बात करते रहते हैं, मालिक साहब भी करते हैं, और भी बाकी लोगों का आपने नाम लिया है। ये मालिक साहब को तो मैं उस कैटेगरी में नहीं डालता, वो तो ठीक है, एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो सारे अपना चूरन बेच रहे हैं ना, अपनी रेलेवेंस जो है उसको बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ कहानियां गढ़ के सामने लाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लाजमी नहीं अली साहब कि आप और मैं मिलके इसके ऊपर अपना वक्त जाया करें। मेरा ख्याल है ज्यादा सब्सटेंटिव बातें I'm sure हम वो डेफिनेटली करेंगे सर, बिकॉज इट्स कंसर्निंग पीटीआई's फ्यूचर, रादर इमरान खान्स फ्यूचर, क्योंकि ये एग्जैक्टली यही बात बैरिस्टर ये तो नहीं, मतलब बैरिस्टर गौहर बात कर चुके हैं कि खान साहब की रिहाई पर हुकूमत मान गई थी, बट अभी थोड़ी ताखीर है। एक दूसरी डील की बात नहीं है सर,
बात है मुज़ाकरात की, एंड आई एम श्योर एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू आर रेडी फॉर द टॉक्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त तैयार होती है। खान साहब ने भी ये पहले कहा था कि वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, एंड इट डजंट मीन गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होती है और ये गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है, यू एंड आई बोथ नो। तो मुज़ाकरात के लिए तो सर कहीं ना कहीं पीटीआई रेडी भी है, राइप भी है, और कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात शायद हो भी रहे हो। अली देखिए, मुज़ाकरात के ऊपर खान साहब ने एक स्टेज के ऊपर रजामंदी जाहिर की थी, आप भी जानते हैं, मुझे भी वो पता है। उन्होंने इंटरेक्शन, अपना जो मीडिया इंटरेक्शन था जेल में, उसमें उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी, बल्कि एक 5 मेंबर्स की कमेटी भी बना दी थी कि आप जाइए और मुज़ाकरात करके देख लीजिए कि उसमें से कुछ अगर निकलता है तो आइएगा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज़ का भी ऐलान किया था। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है कल की, जो अब उन्होंने मीडिया के साथ बात की है, तो उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक वक्त है इस कमेटी के पास, 14 तारीख तक, कि वो मुज़ाकरात करके देख ले कि उसमें से कुछ सब्सटेंटिव हासिल होता है तो उसके सिलसिले में मुझे ब्रीफ कर दे, तो हम उसके बारे में फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर कोई चीज़ नहीं निकलती तो 15 तारीख को हम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे, और जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो उन अवामिल में से एक है जिसके बारे में वो फैसला करेंगे और ऐलान करेंगे। ये सिचुएशन है इस वक्त, जबकि आपकी और हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो इसमें बातचीत का एलिमेंट है, बिल्कुल है, और कमेटी मौजूद है। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अली साहब, मैं बड़ी फ्रैंकली आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि कोई किसी किस्म की कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह उसकी बड़ी वजूहात हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है लैक ऑफ कोहेशन विद इन दी गवर्नमेंट रैंक्स। जो उनके लोग हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ राग अलाप रहे हैं, कोई बात करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो अभी तक जो है वो नहीं हुई। अब आइंदा 2 दिन में कुछ होता है, मेरी आपको पता है कि आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कह सकता कि अगले 2 दिन में कोई इसके ऊपर कोई बड़ी प्रोग्रेस होती है कि नहीं होती है, या फिर हम एक दफा दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, अब एक और रूमर को भी या तस्दीक कर दें या डिस्पेल कर दें उसको, क्योंकि पॉलिटिकली तो ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके साथ भी यही किया था इन्होंने, जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, दे कोलैबोरेटेड एंड दे थ्रू यू आउट। अब क्या ये हो सकता है कि चूंकि आपकी पार्टी पार्लियामेंट में तो मौजूद है, तो किसी और पार्टी के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी की खबरें ज्यादा आ रही हैं, उनके साथ मिलके आप इस गवर्नमेंट को चलता करें, फिर आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। गवर्नमेंट फॉर्म करना आपका हक भी है अगर आपको मौका मिलता है तो। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के इस ऑप्शन को कंसिडर किया जा रहा हो? देखिए, हिस्टोरिकली मैं आपको 1-2 बातें बता दूं कि जब इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हमसे राब्ता किया था और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि वो आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहेंगे, लेकिन खान साहब ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया था। उसके बाद भी वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अतराफ से सदाएं आती रही हैं कि जी कुछ चेंज करना चाहिए, चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है वो एक कंसिस्टेंट रही है। हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन चोरी हुआ है वो इलेक्शन जो है उसको रिवर्स किया जाए, जो मैंडेट हमारा है वो हमें मिले। और इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है, हमारी कंटेंशन बड़ी क्लियर रही है कि ये मैंडेट चोर जमातों का एक टोला है और इनके साथ हम किसी किस्म की इंटरेक्शन जो है वो नहीं करेंगे। अब बातचीत के बारे में बात हो रही है जो हुई है, तो उसमें एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली पीटीआई ने शो किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इन 3 जमातों में से किसी एक के साथ मिलकर हुकूमत बनाने तक हम एक्सटेंड कर सकेंगे। हमारी बेसिक इंटेंशन जो है और हमारा जोर भी इसी के ऊपर है कि जी बातचीत के मामलात जो हैं वो अल्टीमेटली नए इलेक्शन की तरफ बढ़े, नए इलेक्शन हो और जिसका मैंडेट आता है, जेन्युइन मैंडेट आता है, वो हुकूमत करे इस मुल्क के ऊपर और पूरा अपनी जो टेन्योर है 5 साल की वो मुकम्मल करे। तो मेरा नहीं ख्याल, आपके सवाल के जवाब में चंद अल्फाज में, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी जो है इस वक्त या टेबल के ऊपर है या वो पॉसिबल होगी इन द फ्यूचर ऑल्सो। ओके सर, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने मैंडेट की वापसी चाहते हैं, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा है। I'm sure उसके बाद या उससे पहले उसी के साथ कैदियों की रिहाई भी आपके लिए बहुत अहम चीज है। ये सर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में अपेरेंटली आप नहीं हैं। पाबंदे सलासिल आपकी लीडरशिप है, केसेस की भरमार है, पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत इस वक्त हासिल नहीं है, एहतजाज करके देख लिया, धरना दे के देख लिया, वो कामयाब उस तरह से नहीं हुआ कि वो हुकूमत को मजबूर कर सके। डेफिनेटली आपकी नज़र में वो कामयाब होगा क्योंकि लोग निकले जितने निकल सकते थे,
लेकिन हुकूमत को मजबूर आप नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा फैक्टर है सर जो मजबूर करेगा इनको कि ये आपको फ्रेश मैंडेट की तरफ जाने का, आपको खुद से कहेंगे आ जाए, लेट्स गो फॉर एन इलेक्शन? बहुत बड़ा एक फैक्टर है, अगर हम लोग उसको एक फैक्टर के तौर के ऊपर देखें, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मखदूश हालात में से गुजर रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो पाकिस्तान जो है वो मसाइल जो है उनमें घिरा हुआ है, और वो मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें तो मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बनता है कि वो जो एक जेन्युइन मैंडेट है उसको रिस्टोर करें और मिल के पाकिस्तान को मसाइल में जो घिरा हुआ है उसमें से निकालने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वक्त वो लग नहीं रहा कि जो गवर्नमेंट की जमातें हैं वो इन लाइन्स के ऊपर सोच रही हैं। वो तो यही सिर्फ उनकी इंसिस्टेंस है कि वो अपना जो चोरी का मैंडेट है उसमें अपने वक्त पूरी करें और शायद दोबारा फिर चोरी का मैंडेट लेके दोबारा हुकूमत में आ जाएं। उनका कोई इरादा नहीं है कि वो जेन्युइन मैंडेट की किसी जमात को हुकूमत करने दें या हुकूमत में आने दें। तो ये जब रवैये इस किस्म के नेगेटिव हो जाते हैं या इस किस्म के रवैये हो जाते हैं जिनका कि इजहार पिछले 2.5 साल में तकरीबन किया गया है, खासकर 9 मई के बाद से खास शिद्दत से किया गया है, तो फिर मामला जो है वो मजीद उलझ जाते हैं। और इस वक्त हम जिस नहज के ऊपर खड़े हैं वहाँ मामला के मजीद उलझने की कोई स्पेस बची नहीं है हमारे पास। और मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ को देखते हुए भी पीटीआई ने मुज़ाकरात के बारे में अपनी जो अप्रूवल है वो दी है। दूसरी बात मैं एक ये ज़रूर करूँगा अली साहब कि जो मुज़ाकरात की ऑफ़र होती है वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कमज़ोरी की अलामत नहीं होती। मुज़ाकरात की ऑफ़र जो होती है वो हमेशा उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट बेसिकली, कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के ऊपर एग्री करके हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ का इजहार किया है, अपनी कमजोरी का इजहार नहीं किया। पीटीआई ने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं जाना। बहुत सी मुश्किलात हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, मुकदमात हैं, हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में उलझा हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन वी हैव नेवर गिवन अप एंड वी शैल नॉट गिव अप, बिकॉज स्पिरिट जो है खान साहब ने हमें दी है वो यही है कि आपने असूल के ऊपर खड़े रहना है और अपनी लड़ाई जो है, अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखना है। और यही हमारा आगे का जो मतलब रास्ता है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने उस्तवार करना है। ये एक मुअम्मा और हल कीजिएगा कि ये आउट ऑफ द ब्लू वो लोग जो खान साहब का साथ छोड़ गए थे, पार्टी का साथ छोड़ गए थे, न सिर्फ साथ छोड़ा था बल्कि मुखालिफ कैंप को जाकर ज्वाइन कर लिया था, हाउ कम दे वर अलाउड टू मीट खान साहब? अभी पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया खान साहब से, बट फवाद चौधरी, शेख रशीद ये जाके मुलाकात करते हैं, इनको मुलाकात की इजाजत मिल जाती है। ये कैसे हो गया सर? मैं पिछले 16 हफ्तों से कोशिश कर रहा हूँ खान साहब से मुलाकात की, और वो भी कोशिश कर रहे हैं, हर दफा मेरा नाम जाता है लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। ये वक्तन फवक्तन बहुत सारे लोग निकलते हैं जो अपना सियासी चूरन बेचते हैं, और ये एक्चुअली सियासी जनाजे हैं। ये खान साहब को छोड़ के इनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है अली, और ये एक चूरन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म का चूरन बेच के अपनी रेलेवेंस बढ़ाना चाहते हैं। मैं इससे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये बिल्कुल उसी कैटेगरी होते हैं और करते हैं जो कि हकीकत पर मबनी होती नहीं है। अंदर खाने जो कहानियां हैं वो मैं नहीं पब्लिक डोमेन में नहीं बयान करना चाहूँगा, कभी आपके साथ बैठेंगे तो बात कर लेंगे सर। वो इंशाल्लाह ये जो है ये चूरन के ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, बट व्हाट ट्रिक डिड दे पुल कि आप नहीं मिल सके, उन्होंने जाके मिल लिया सर? ये सवाल तो उन लोगों को किया जाना चाहिए ना जो इजाजत देते हैं या रिफ्यूज करते हैं। ये मैं इजाजत मैं नहीं देता मेरे भाई, तो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? मुझे तो खुद इजाजत नहीं मिल रही 16-17 हफ्तों से मिलने की। अच्छा, क्या फवाद चौधरी, शेख रशीद जिन्होंने मुलाकात की, ये आपसे भी राब्ते में, आपसे नहीं पार्टी से भी राब्ते में है, दीगर क़यादत से? मुझे नहीं पता कि किसी के साथ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर राब्ते में होंगे, पार्टी के साथ। अच्छा, ठीक है। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से पहला और इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सानह 9 मई में मुलव्विस 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी और करार दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की
की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जहां वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। आईनी बेंच ने आज फौजी अदालतों के सिवा तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी और सिर्फ फौजी अदालतों का मुकदमा ही सुनाया गया। आईनी बेंच ने हुक्म दिया कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है इन्हें रिहा किया जाए, जबकि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उम्मीद जाहिर की कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा अगले साल जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। समाअत के आगाज में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि क्या आर्मी एक्ट की कालादम दफात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके जुमरे में लाया जा सकता है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कालअदम करने की वजूहात क्या है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो न करें कि इसे खराब कहें। ख्वाजा हारिस ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि माजरत खा हूं, मेरे अल्फाज कानूनी नौइयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो भी आगाह कर दें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। तफसीलात मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराऊंगा। आईनी बेंच में शामिल जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि जिन दफात को कालअदम करार दिया गया इनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से कबल भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया अमूमन कालअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर हुए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता। इस पर जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए कि ये तो उन मुल्ज़िमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जाता है। फौज में शामिल होने वाले को मालूम होता है कि इस पर आर्मी एक्ट लागू होगा और आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज के मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स से कि ये मामला संगीन है, मैं मुतमईन होना चाहता। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 83A कि अगर बुनियादी हुकूक फराहम नहीं करता तो इसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं है। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुलंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। बादअज़ा आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया देते हुए समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सवाल यह है कि क्या आईनी बेंच का फैसला तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी है और मुश्किलात में घिरी पीटीआई पर मजीद मुश्किल खड़ी आने वाली है? इससे भी अहम सवाल कि क्या बानी पीटीआई पर भी मिलिट्री कोर्ट्स की तलवार लटकने लगी है और वो भी फौजी अदालतों के शिकंजे में आने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम आपके साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फौजी अदालतों के मामले पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब। आप माहिर कानून हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल साहब, इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि बाज आरा ये आ रही हैं कि ये फैसले नहीं आ सकते जब तक के अपीलें समाअत में हैं, जब तक कि उनके फैसले ना आ जाए। दरअसल ये जो आज डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कि आप इनके फैसले सुना सकते हैं, असल में उसका फायदा ये होगा
कि जो बहुत से लोग हैं, जैसे हफीजुल्लाह नई साहब ने भी कहा कि मेरी अपने बेटे से मुलाकात नहीं हुई, आप इन लोगों को आप सिविल जेल में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि पहले तो मिलिट्री स्टेप के पास थे, तो उनको ट्रांसफर किया जाए, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकते मुल्जमान जब तक उनको सजा न सुनाई जाए। अब इसका फायदा ये हो जाएगा, सबसे पहला फायदा कि जैसे ही उनको सजाएं अनाउंस की जाएंगी, उनको फौरी तौर पे अनाउंसमेंट के बाद ही सिविल प्रिजन्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और फायदा उनका दूसरा ये होगा, वहां से वो अपील दायर कर सकेंगे। आर्मी में ये होता है कि जब भी किसी को कन्विक्शन होती है तो उसको साथ ही एक फॉर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं फॉर्मेट ऑफ अपील, वो इनको मिल जाएगा और ये अपील दायर करेंगे और उस अपील में अपने तमाम ग्राउंड्स लेकर आएंगे कि ये हुआ है, ये फलां हुआ, और उसके बाद इनके पास हक होगा, अगर ये समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ तो ये फिर हाई कोर्ट में भी उसको चैलेंज कर सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकेंगे। ये एक लिहाज से बेहतर सिचुएशन हो गई। वो जो एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन थी कि कोई पता नहीं चल रहा था, बाकी केस तो आगे चलेगा, क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें हमने भी एक पिटीशन दायर की हुई है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, और उसमें हमने इमरान खान साहब को भी और फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा को भी पार्टी बनाया हुआ है कि इनके दौर में 29 सिविलियंस का ट्रायल हुआ, जिनमें से 3 को सजा मौत हुई और उन 3 सजा मौत वालों को तो काउंसिल भी नहीं दिया गया। अच्छा सर, और उस वक्त बकायदा लतीफ आफरीदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, वो एक आपके जर्नलिस्ट हैं इदरीस खटक साहब, उसके काउंसिल थे। उन्होंने वज़ीर आज़म को खत भी लिखा खान साहब को कि सर ये आपके जमाने में क्या हो रहा है कि आपके दौर में ये सिविलियन का किस तरह ट्रायल हो सकता है, लेकिन उन्होंने ट्रायल कर दी और उसको भी 10 साल से ज्यादा सजा हुई। अच्छा, और इसी को हमने उसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उस वक्त बंदयाल साहब थे, बजाय कि वो नोटिस जारी करते, उन्होंने वो केस मुझे हमें वापस भिजवा दिया कि आप डायरेक्ट कैसे आ गए। उस पे फिर मैंने एक अपील दायर की कि जनाब वो बाकियों के केस आप डायरेक्ट सुन रहे हैं तो ये भी आप सुनिए, जबकि हम तो हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सबसे हमारा पहले व्यू यही है कि वो ट्रायल नहीं हो सकते, लेकिन आप हमें सुने तो हम आपको बताएंगे। और इनसे भी पूछे उन्होंने किस कानून के तहत किए। आज उस वक्त भी हमने इनको समझाया था आप न करें, ये कल आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। अभी देखें ना, इनके 103 बंदों को कोई सजा मिलिट्री कोर्ट्स नहीं दी ना। अगर ये उस वक्त रास्ता बंद हो जाता तो आज ये सफर न करते। हमारे दरअसल सियासतदानों का अलमिया ये है कि जब ये इक्तदार में होते हैं बड़े फख्र से कहते हैं कि वी आर ऑन 1 पेज, और जब इक्तदार से निकाला जाता है तो फिर इनके साथ वही कुछ होता है जो ये खुद कर रहे थे अपने दौर में, तो फिर ये रोते हैं। अच्छा कल साहब, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है। एक तरह से आपने जैसे कहा कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपील करना चाहते हैं या जो उनको जेल चले जाएंगे तो उनके पास अपील का हक होगा। अब यहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। तो ये तो उल्टा नहीं पड़ गया सर उन लोगों के लिए जो कल को अपील करके जा सकते? नहीं, वो थोड़ा सा इसकी मैं वजाहत मैं कर देता हूँ। जी सर, उन्हें वजाहत करनी चाहिए थी। प्रिंसिपली आप आर्मी कोर्ट के खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि आपको आर्मी कोर्ट ने सजा दिया है तो आर्मी एक्ट के अंदर ही ये दिया हुआ है कि यू कैन फाइल अपील अगेंस्ट दी आर्मी कोर्ट के फैसले के खिलाफ। आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में आप अपील दायर करेंगे। हाँ, वहां से जब अपील रिजेक्ट हो तो फिर आप जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने वहां ये क्लियर कर दिया कि ऐसा ना हो कि लोग अभी उनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्टों में चले जाएं। जब फैसला अनाउंस हो जाएगा तो 40 दिन के अंदर आपने अपील दायर करनी है, और अगर उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आपके पास चांस होगा आप सीधे फिर हाई कोर्ट में जाएं। और हमने अभी भी हमारे कई केस हैं, वो 29 केस भी हमने हाई कोर्ट में भी दायर किए हुए हैं जिसमें हमने चैलेंज किया हुआ है कि ट्रायल में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ। तो ये है पॉइंट। अच्छा, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अभी डायरेक्ट नहीं जा सकेंगे, आप पहले वही प्रोसेस जो में दिया हुआ वो फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा कल साहब ये बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे देखने वालों की जानकारी के लिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलता कैसे है। मैं एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एहतमाल है इस बात का कि बानी पीटीआई का केस भी शायद मिलिट्री कोर्ट में जाए। तो अगर ऐसा होता है तो सर फिर इसका प्रोसीजर क्या होगा? गवाहान कैसे पेश होंगे? सबूत लाए जाएंगे? क्या क्या राइट्स होंगे बानी तहरीक इंसाफ के पास? इसका प्रोसीजर क्या होगा सर? असल में जो भी आदमी किसी को अगर गिरफ्तार करना होता है तो उसके खिलाफ पहले एक FIR दर्ज की जाती है, सिविलियन अगर कोई है। आर्मी एक्ट के अंदर जो आदमी मौजूद है ऑलरेडी, उनके लिए तो किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। कंपिटेंट अथॉरिटी के पास एक कंप्लेंट आ गई, उस कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ इंक्वायरी या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो रिकमेंडेशन देती है कि काफी सफिशिएंट एविडेंस हैज कम इन और इसका
इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। वो ले नहीं सकते डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, रिकमेंड कर सकते हैं। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर वो जो कन्वीनिंग अथॉरिटी हैं वो लिख देगी कि इनका समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए। समरी ऑफ एविडेंस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक अफसर डिटेल हो जाता है, वो तमाम गवाहों को जो उस मुल्ज़म के खिलाफ होते हैं बुलाता है और मुल्ज़म की मौजूदगी में अंडर ओथ वो उनके बयानात रिकॉर्ड करता है। मुल्ज़म को भी हक हासिल होता है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। अच्छा। और वो जब समरी ऑफ एविडेंस मुकम्मल हो जाती है तो जो समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करने वाला ऑफिसर है वो इसकी चार्जशीट बनाता है कि इस एविडेंस की रोशनी में ये चार्जशीट है। उस चार्जशीट के ऊपर फिर कन्वीनिंग अथॉरिटी लिख देती है कि इट इज रिकमेंडेड दैट ही शुड बी, इसका FGCM होना चाहिए। तो फिर कन्वीनिंग अथॉरिटी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। नॉर्मली 3 मेंबर्स होते हैं और चौथा जो मेंबर है वो जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट का लीगल अफसर होता है, जो ये इंश्योर करता है कि लीगल डिक्टेट्स के मुताबिक ट्रायल चला है। क्योंकि अभी आर्टिकल 10A आ चुका है। ये भी हमने बड़ी कोशिश की, हम पार्लियामेंट में गए कि ये हमें राइट प्रॉपर आर्मी में भी प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। तो फिर आर्टिकल 10A मुतरातिफ हुआ, ये 18वीं तरमीम के दौरान रज़ा रब्बानी साहब ने वो इनकारपोरेट हो गया। अब लाजम है कि चाहे फौजी अदालत है या कोई है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करे। ड्यू प्रोसेस का मतलब है जिस तरह हमारे यहाँ सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है उसी तरह का ट्रायल यहाँ भी चलेगा। FGCM को वही इख्तियारात हासिल हैं जो सेशन कोर्ट को, सेशन जज को इख्तियार हासिल है। वहाँ सेशन जज एक होता है, यहाँ एक लिहाज से इट इज फॉर्म ऑफ ज्यूरी। यहाँ वो 4 मेंबर और 3 मेंबर्स होते हैं और चौथा लीगल एडवाइजर होता है। वो ट्रायल एविडेंस रिकॉर्ड होती है और मुल्ज़म को यहाँ ट्रायल के दौरान अपनी मर्जी का वकील करने का हक हासिल होता है और वो बाकायदा क्रॉस एग्जामिन करता है। और उसके बाद मुल्ज़म को कहा जाता है कि आप अपने हक में कोई गवाह लाना चाहें, अच्छा, या अपने डिफेंस में कुछ लाना चाहें तो वो भी ला सकता है। और उसके बाद फिर ट्रायल कंक्लूड होके वो एक सजा रिकमेंड कर देते हैं, वो अनाउंस नहीं की जाती। अच्छा, वो सजा फिर कन्वीनिंग अथॉरिटी को भेजी जाती है अलॉन्ग विद द एविडेंस। कन्वीनिंग अथॉरिटी उस पे फिर ओपिनियन लेकर फैसला करते हैं कि वाकई सफिशिएंट एविडेंस आ चुकी है और वो कंफर्म करते हैं तो फिर सजा अनाउंस होती है। अनाउंस होने के बाद मुल्ज़म को हक हासिल होता है कि 40 दिनों में वो उसके खिलाफ अपील दायर करे। कल साहब चूंकि वक्त कम है लेकिन मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि बहुत ही कलील वक्त में आपने बड़ी ही सादगी से बड़े इसको ऐसा तरीके से समझा दिया कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। शाम में खाना जंगी के नतीजे में इस वक्त जो सूरत हाल है उसने पूरे मिडिल ईस्ट को, मशरिक वस्ता को हिला कर रख दिया। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, शाम में खाना जंगी के नतीजे में 5 लाख अमवात, मुल्क की निस्फ आबादी अपने घर बार छोड़कर जा चुकी है और तकरीबन 60 लाख शामी बाशिंदे बैरूनी मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद उम्मीद थी कि हालात बेहतर होंगे, मगर आए रोज खित्ते में खदशात और गैर यकीनी में इजाफा हो चुका है। तहरीर शाम के कंट्रोल के बाद 11 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरान की खित्ते पर गिरफ्त ढीली पड़ने से इसराइल का शिकंजा सख्त से सख्त तरीन होता जा रहा है। नेतन्याहू गजा से शिमाली शाम तक ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर गामजन है। तेल अवीव दमिश्क को कमजोर करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। इसराइली हुकाम के मुताबिक लबनान में हिजबुल्लाह की कमर टूट जाने, शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद ईरान तनहा हो चुका है और वो इसे शाम में मजीद असर कायम करने का मौका नहीं देंगे। इसलिए इसराइल की जानिब से शाम पर हमले जारी हैं, जिसमें शामी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइली जंगी तैयारों ने शाम में 1800 हथियारों के जरिए 500 हमलों में अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें, फजाई दिफाई और मिसाइल मकामात, फौजी सनत की तंसीबात और गोदाम शामिल थे। इसराइल ने जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों के मशरिक में एक बफर जोन में फौज भेज दी है, जिसने 70 से 80% शाम के स्ट्रेटेजिक फौजी असासों को तबाह कर दिया है और इस गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा भी कर लिया है। इसराइली फजाई हमलों ने शाम के ज्यादातर फजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया, जिससे ईरान के खिलाफ किसी ऑपरेशन की राह हमवार हो गई है। इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर हमलों के खतरात में भी इजाफा हो रहा है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि इसराइली फजाइया ईरानी जौहरी तंसीबात पर बड़े हमलों की तैयारियों में मसरूफ है। अखबार के मुताबिक इसराइल को खदशा है कि शाम में असद हुकूमत के अचानक
अचानक खात्मे ने खित्ते में तेहरान की पोजीशन को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को तेज कर सकता है। ईरान की जानिब से 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने ईरानी जौहरी मकामात पर हमलों पर गौर किया था, लेकिन इन मंसूबों को अमली जामा नहीं पहनाया। इसराइल के मुताबिक लबनान और शाम में नाकामी ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर सकती है और इसराइल के लिए एक पेशगी हमले का मौका पैदा कर सकती है। इसलिए तेल अवीव किसी भी ईरानी इकदाम से पहले इसके जौहरी असासों पर हमला कर देगा। शाम में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो या फिर हमास और हिजबुल्लाह के बड़े पैमाने पर नुकसान, लबनान पर इसराइली हमले हो या फिर गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे, ईरान को वक्ती तौर पर धचका जरूर लगा है, लेकिन तेहरान इस वक्त भी किसी भी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमरीकी जरीदे दी हिल के तजिया कि ईरान अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तेजी देकर दोबारा उभरने की सलाहियत रखता है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने जौहरी हथियारों के लिए दरकार 90% यूरेनियम हासिल करने के लिए हजारों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। तेहरान बड़ी मिकदार में 60% अफजूदा यूरेनियम जमा कर रहा है ताकि बवक्त जरूरत यूरेनियम को एटमी हथियारों में इस्तेमाल कर सके। दी हिल ने दिफाई तज्जियाकारों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान इसराइल को मसरूफ रखने के लिए हौसी बागियों के जरिए बहिरा अहमर को इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान किसी भी मुमकिना हमले के खदशे से निपटने की तैयारियां की जाएंगी और ईरान को जवाब इसराइल के लिए हैरत अंगेज और हैरान कुन हो सकता है। इसके साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।